नमस्कार, लोकसभा टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। दुनिया इस वक्त कोविड-19 की चपेट में है। भारत देश में भी इस वक्त कोरोना का संक्रमण छाया हुआ है, लेकिन हमारे देश के कई सारे वॉरियर्स इस समय मैदान में डटे हुए हैं। फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, शासन हो, प्रशासन हो या फिर अनुसंधान का क्षेत्र हो, हर कोई अपनी अपनी क्षमता और साहस के मुताबिक लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे ही एक अनुसंधान क्षेत्र है DRDO। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देश की रक्षा के लिए सतत अनुसंधान करता आया है। इस बार भी जब देश के लोगों की जान बचाने की बात आई है, तो मिसाइलों का निर्माण करने वाला यह अनुसंधान क्षेत्र लोगों की जान बचाने के लिए सक्रिय हुआ है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं DRDO ने, जिसके माध्यम से लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DRDO के DG लाइफ साइंस डॉक्टर AK सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, DRDO ने किस तरह से लोगों की जान बचाने के लिए जिम्मा उठाया है और किन किन प्रोडक्ट्स को इस समय देश की जनता की जान बचाने के लिए तैयार किया है, किन किन मानक पर, किन किन पैमानों के साथ इसका रिसर्च किया गया और बेहद कम समय के साथ कैसे इन्हें मार्केट में लाया गया? जैसा आपको विदित है, पिछले 6-7 सप्ताह में DRDO ने जो भी तकनीकी जो हमने अपने और कोई वेपन सिस्टम डेवलप करने में या प्रोटेक्टिव सिस्टम डेवलप करने में डेवलप की थी, उनको हमने बखूबी कोविड से लड़ने के लिए उनको स्पिन ऑफ किया है या उनको हमने एक्सटेंड किया है या हमने उनको ट्वीक किया है। जैसे अगर हम बात शुरू करें सबसे पहले प्रोटेक्शन की, तो आपने देखा होगा कि प्रोटेक्शन में सबसे पहले आपको मास्क चाहिए, फिर एक बॉडी सूट चाहिए और एक आई गियर चाहिए। ये सब एक PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के पार्ट हैं। इसमें जहाँ तक मास्क का सवाल है, मास्क 3 तरह के ज़्यादातर लोग चर्चा में आते हैं। एक है 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क, जो मेल्ट ब्लोन एक उसमें एक लेयर होती है जिससे बनता है। वो DRDO ने बहुत बनवाए और उसको हमने बहुत, जो विभिन्न संस्थाएं थीं या जिन विभागों को आवश्यकता थी, उसमें हमने उनको दिया। एक N95 मास्क है जो 95 है, ये उसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को दर्शाता है। एक DRDO की लैब हमारी ग्वालियर में स्थित है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसने मास्क बनाया N99। जो N99 मास्क है, ये 5 लेयर्ड है। इसमें जो 2 बीच की लेयर्ड हैं वो नैनो वेब हैं और उसके कारण क्या है कि इसकी फ़िल्टरिंग एफिशिएंसी 99% है। इसको हमने टेस्ट किया और इस टेक्नोलॉजी को हमने 2 इंडस्ट्रीज़ को दिया। एक इंडस्ट्री कलकत्ता में है और एक इंडस्ट्री मुंबई में है, और ये मास्क को हमने वहाँ बनवाया और ये मास्क भी अब इस देश में उपलब्ध है और जो बना है वो विभिन्न संस्थाओं के पास है और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक बॉडी सूट का सवाल है, क्योंकि DRDO NBC में काम करता है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस में, तो हमारी जो 3 संस्थाएं हैं, डेबल बेंगलोर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज जो दिल्ली में स्थित है, और एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो ग्वालियर में है, ये काफ़ी NBC में काम करती हैं। तो NBC में जब हम काम करते हैं तो उसमें भी जो बॉडी सूट है या जो NBC प्रोटेक्टिव गियर है वो हम उसमें बनाते हैं। तो उसमें भी डिफरेंट टेक्सटाइल्स, डिफरेंट फिल्ट्रेशन टेक्सटाइल्स और मेडिकल टेक्सटाइल हम इस्तेमाल करते हैं। हमने उन्हीं टेक्सटाइल्स का और शोध किया, या जो हमारा इस पे एक जानकारी थी उससे हमने एक टेक्सटाइल सेलेक्ट की जो कि नायलॉन थी और उस पर PU बेस्ड कोटिंग की, और उसको हमने फिर अलग तरह से डिज़ाइन किया और उसको भी हम प्रोड्यूस करा रहे हैं 2 इंडस्ट्रीज से, और वो तकरीबन 25-30 हज़ार रोज़ आजकल वो प्रोड्यूस हो रही हैं। इस PPE में एक हमारी और लैब है एरोनॉटिक्स की, ARDE, जो आगरा में स्थित है, वो पैराशूट्स पे काम करती है। तो उन्होंने भी बड़ा इसमें योगदान दिया हमारे को इस फैब्रिक को एनालाइज करने में। तो ये एक अवेलेबल है। इसी जो सूट है,
इसको अब हम आजकल टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो पीपीज़ हैं वो सिंगल यूज़ हैं। और अगर हम इसकी जो एक हमारी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे पैरामेडिक या जो वार्ड बॉयज़ हैं, उन सबको पीपी पहनना पड़ेगा। यहाँ तक नहीं, जो पीपी है हमें उन लोगों को भी पहनना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं पब्लिक के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, या जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ होंगे जो जाएंगे, क्योंकि आज हमें किसी को नहीं पता होता है कि जो जिससे हम मिल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो संक्रमित है या नहीं है। तो प्रोटेक्शन सबको करना पड़ेगा। इन सबको एक पीपी मुहैया कराना जो एक सिंगल यूज़ हो, शायद ये डिज़ायरेबल भी नहीं है और शायद ये मुमकिन भी नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि जो नॉन हॉस्पिटल सेटअप है, जैसे हम लोग हैं, आप हैं, हम लोग हॉस्पिटल में डायरेक्ट मरीज़ के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो हमारा प्रोटेक्शन लेवल उस तरह की शायद आवश्यकता ना हो जितना डॉक्टर को हो। तो उन लोगों के लिए इसको हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं। हमने इसको 6 बार इसको सैनिटाइज या डिसइंफेक्ट किया है। अब हम इस फैब्रिक को टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये फैब्रिक अपनी गुणवत्ता में ठीक पाई जाएगी तो हम इसको प्रपोज़ करेंगे कि इसको रीयूजेबल पीपी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जैसे एक कोई सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल के बाहर या कहीं है, उसको हम पहनाएं, वो उसको पहने और उसको हम कहीं डिसेंट्रलाइज्ड उसको डिसइंफेक्ट कर दें और वो उसको दोबारा पहन सके। सर, क्या इसे किसी खास तकनीक के साथ सैनिटाइज करने की ज़रूरत होगी? हाँ, इसको जो सैनिटाइज ना हम कहें, इसको डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट करने में हमने इसको अभी H2O2 वेपर से किया है। उसका हम एक चैम्बर तैयार कर रहे हैं और उसका प्रोटोकॉल तैयार किया है, जिससे कि हम जितने भी ये सूट्स जो डिसइंफेक्ट करने होंगे, हम उसमें एक साइकिल है जो कुछ घंटे लेती है, पूरा साइकिल उसका 6-7 घंटे का होता है, हम उसमें इसको करेंगे। और एक और हम डिसइंफेक्ट करने का तरीका हो सकता है अल्ट्रा वायलेट रेस से। अल्ट्रा वायलेट में भी UVC खास तौर पे, जो कि 254 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है, तो उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उससे डिसइंफेक्ट करें। तीसरी एक और चीज़ हो सकती है गामा रेस, जिसे कहते हैं रेडिएशन स्टरलाइजेशन। उस पे भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज में हमारे पास गामा चेम्बर्स हैं। और इसका मेन जो जगह है जहाँ ये हो सकता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास है, जहाँ पे कि वो रेडिएशन स्टरलाइजेशन और फूड प्रोडक्ट्स का और जगह भी करते हैं। तो ये भी एक तरीका होगा इनको डिसइंफेक्ट करने का। इस समय जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, तो वेंटिलेटर हों या ऑक्सीजन प्लांट हो, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। तो शायद अस्पतालों में ये किस तरह से ये चैन पहुंचेगी और किस तरह से ये लोगों की जान बचाने के लिए एक कारगर साबित होगा? देखिए, इसमें मैं सराहना करना चाहूँगा भारत सरकार का। उन्होंने बहुत वक्त पे इसकी ज़रूरत को समझा और पर्याप्त मात्रा में इसको जो वेंटिलेटर्स हैं उनको मुहैया करा रही है। और जिस स्टेट की जितनी ज़रूरत है, जिसको जितना पेशेंट लोड है, ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और आपको अवगत होगा कि भारत सरकार ने स्कैनरे और बेल को 31,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर दिया है। और उस ऑर्डर में DRDO का बड़ा योगदान है। ना कि हमने शुरुआत में वेंटिलेटर बनाया, बल्कि इतने बड़े ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको बेल को और स्कैनरे को कुछ क्रिटिकल पार्ट्स की ज़रूरत थी इन नंबर्स। तो उसमें जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स थे उसका DRDO ने, या तो हमने उन पार्ट्स को बनवाया जो हमारा इंडस्ट्री बेस था, या हमने उसका कोई ऑल्टरनेटिव बताया, या हमने उन पार्ट्स को मॉडिफाई करके इनको मुहैया कराया। तो बेल और स्कैनरे मिलके इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिर्फ जैसे ही ऑफिस खुलेंगे, दफ्तर खुलते हैं और फाइलों का काम बढ़ेगा, बाकी संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, लोग भी एक दूसरों के संपर्क में आने लगेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक हैंडहेल्ड सैनिटाइज़र भी तैयार किया गया है, जिसमें हम अपने फाइल्स को या बाकी चीज़ों को सैनिटाइज़ कर पाएंगे, ताकि इस वायरस से कैसे भी करके बचा जा सके। किस तरह से काम करेगा और कैसे इसको लैब में तैयार किया गया है?
मैडम जो हैंड हेल्ड सैनिटाइज़र की बात है, क्योंकि जब ऑफिस खुलेंगे तो ये बड़ा एक नेचुरल है कि लोगों का कितना भी हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और मैं सराहता हूँ कि सबने काफ़ी इसको मेंटेन किया है। पर मैडम कुछ भी करो, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में चूक होनी नहीं चाहिए पर होती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं चूक हो रही है तो उसको कैसे देखा जाए। तो ये भी एक यूवी हैंड हेल्ड सैनिटाइज़र है। बेसिकली वो भी यूवीसी 254 नैनोमीटर जो एक उसकी वेवलेंथ है उस पे है कि उसका एक फ़िक्स टाइम है, क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरस है वो एक फ़िक्स्ड एक्सपोजर पे मरता है और एक फ़िक्स्ड डिस्टेंस पे जो हमने कैलकुलेट किया है। तो उसको हम अवगत करा देते हैं यूज़र को, तो वो उसको हैंड हेल्ड यूवी सोर्स को उस जिसको सैनिटाइज़ करना है उसके संपर्क में जितनी दूरी बनाए हुए लाता है और पर्याप्त समय के लिए एक्सपोजर देता है, तो वो वहाँ पे अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, वो मर जाता है और वो हमारे को इस्तेमाल करने में मतलब उसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। सर किस तरह से ये काम करेगा? क्या कोई ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह काम करेगा? मैडम ये अगर आप सोचिए, अगर एक टेबल लैंप पे जो लैंप की ट्यूब होती है, अगर उसको हम इससे को हटा दें, मैं हम आपके साथ साझा करेंगे तस्वीर। ये बहुत ही हैंडी है, ये बिजली से चलता है और इसको जैसे स्कैन कर रहे हैं आप उस तरह उसको धीरे धीरे रखिए एक टाइम में और वो उसको डिसइंफेक्ट कर देगा। और हैंड हेल्ड से इसमें हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, हमें इसके लिए बड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि जहाँ तक हो सकें हम इन प्रिकॉशंस को लें। टाइम ये है कि हमें प्रिकॉशंस ही नहीं लेनी है, हमें एबंडेंट प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि इसका कोई इलाज अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसको जीत सकते हैं तो सिर्फ प्रिकॉशंस से, गुड प्रैक्टिसेस से हम उन प्रिकॉशंस को अपनी एक दैनिक चर्या का एक हिस्सा बना लें। सर इसके अलावा और भी कई सारी तकनीक पर डीआरडीओ ने अभी काम किया है और कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे लोग प्रोटेक्ट हो पाएँ, अपनी जान को बचा पाएँ, उसके लिए और क्या क्या प्रोडक्ट्स हमने अभी उनको रिसर्च किया है और तैयार किया है ताकि लोगों तक वो पहुँचे। अभी पहले मैं आपसे और शेयर करूं कि डीआरडीओ ने काफ़ी इसमें काम किया है। जो पीपीई है, इसको टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है वो हमारे पास थी और एक सित्रा है कोयम्बटूर में, 2 लैब्स के पास थी। तो जितनी भी हिंदुस्तान में जो कंपनियां इस बॉडी सूट को बना रही हैं उसकी टेक्सटाइल की या बॉडी सूट की गुणवत्ता का जो असेसमेंट है वो हमारी लैब डीआरडी ग्वालियर में करती थी। हमारे जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम उस लैब को ग्वालियर से दिल्ली शिफ्ट करें, जिससे कि हमारा टाइम बचे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस अपना राजधानी के आसपास या इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हम चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आती है, तो वो दिल्ली में इनमास लैब में आजकल 24 घंटे चलती है। उसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करते हैं, क्योंकि एक सैंपल को टेस्ट करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगता है। हम उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कैसे हम इसको जल्दी और टाइम को रिड्यूस कर दें, जिससे हम 24 घंटे में ज़्यादा सैंपल टेस्ट कर पाएँ। तो ये भी एक डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान है, डिफरेंट सैंपल्स को टेस्ट करना, जिससे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको बना सकें। सर कंपनियों की अगर बात करूं तो हमने रिसर्च कर लिया, हमने प्रोडक्ट का एक रिसर्च कर करके दे दिया। अब ये किस तरह से कंपनियों के साथ साझा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ, और वो किस तरह से इसके प्रोडक्शन पर काम कर रही हैं? देखिए मैडम, अगर हम देखें जो पीपीज़ की बात करें, हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये कहा जा सकता है कि हमारे पास एनविएबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना हमारा है। तो वहाँ पे अब सारी इंडस्ट्री जो थी वो अपना पीपी बनाने में जो बना सकते थे वो बना रहे हैं, मटेरियल उनके पास है। डीआरडीओ उसको सिलेक्शन में, टेस्टिंग में, एवेल्युएशन में मदद कर रहा है और इनका बहुत बड़ा योगदान है पीपी के जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में। आने वाले वक्त में ये हमारे पास एक इस तरह का इंडस्ट्रियल बेस जो था वो पीपी बनाने के लिए भी ये भी बिल्कुल तैयार है। कल को हम चाहें और ज़रूरत हो किसी को तो हम इसको एक्सपोर्ट करने में भी सक्षम होंगे। जब हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो और किसी देश को आवश्यकता हो और जो भारत सरकार का निर्णय हो या दिशा निर्देशों उस हिसाब से काम कर लेंगे।
सर किसी और तकनीक पर अभी काम चल रहा है, अगर कोई नई तकनीक पर अगर अभी काम इसमें किया जा रहा अभी हमारी एक लैब हैदराबाद में RCI, अब देखिए वो मिसाइल्स बनाते हैं, लेकिन जब देश को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जो वहाँ पे वर्कशॉप थी अपनी सोच से एक कियोस्क बनाया। क्योंकि आपने देखा जब कोई हमारा पैरामेडिक सैंपल लेने जाते हैं तो उसको पूरा PPE पहनना है? पड़ता है, निश्चित तौर से। और क्या होता है कि जब वो एक का सैंपल ले लिए, जब दूसरे का सैंपल लेंगे तो वो PPE दोबारा नहीं पहनी जा सकती है, ये सबसे क्योंकि बड़ी दिक्कत उसको इस हर समय बार उसको आ रही है। तो ये कैसे हो कि वही व्यक्ति एक ही PPE में विभिन्न लोगों का सैंपल ले सके। तो उन्होंने एक कियोस्क बनाया जिसमें उस कियोस्क के अंदर जिसका हमें सैंपल लेना है उनको बिठा दिया जाता है, और उसमें ग्लव्स हैं, तो उनसे वो उसका सैंपल ले लेते हैं, और जब वो सैंपल दे के चले जाते हैं हम उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, और दूसरे जो सस्पेक्ट हैं, मतलब जो पेशेंट तो नहीं मैं कहूँगा, उनका सैंपल लेते हैं। तो ये बड़ा इसका रिक्वायरमेंट है, इससे बड़ी सहूलियत हुई। अब देखने में ये बात बड़ी छोटी है जी। लेकिन इसकी मतलब कहते हैं कि लो ऑन कॉस्ट, लो ऑन टेक्नोलॉजी, बट हाई ऑन इम्पैक्ट। हाई मतलब हमें ज़रूरत है, ये हमारी लोकल रिक्वायरमेंट है। जी। तो इसको किया। अभी आप देखें, अभी जैसे कल को हमें आवश्यकता पड़ेगी फुट सैनिटाइजेशन की, जब आप घर आएंगी, जब आप दफ्तर जाएंगी, जब हम फेज़ 3 में होंगे, तो मतलब कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन होती है, क्योंकि एक दूसरी जगह वो फैलता है, तो वहाँ पे हमें फुट सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। वो DRDO ने बनाया। आप DRDO भवन में आके देखिए, जितने भी हमारे कर्मचारी DRDO भवन में आते हैं, वो एक मैट पे हमने सैनिटाइज़र है वो उसके ऊपर से गुजरते हैं। हमने जो भी गाड़ियां हमारी DRDO भवन में आती हैं, हमने गाड़ियों के व्हील्स को सैनिटाइज़ करने के लिए सैनिटाइजेशन ड्राइव थ्रू बनाया हुआ है। तो जो भी गाड़ी आएगी वो उस के ऊपर से जाती है और उसके हम टायर को सैनिटाइज़ कर देते हैं। हमने हैंड्स फ्री सैनिटाइज़र लगाए हुए हैं अपने DRDO भवन में, कि बिना छुए आप जाइए तो वो उसमें डिस्पेंस करता है। हमने अपनी लिफ्ट्स के जो पैनल्स हैं उसको भी कवर किया हुआ है, जिससे कि आप छुएं तो उसको हम थोड़ी देर बाद उसको सैनिटाइज़ करते हैं। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों का DRDO में बहुत ध्यान रख रहे हैं। और एक हमारे इसी लैब ने बनाया कि एक हुक है जिससे कि आप डोर को खोल सकते हैं। मतलब बेशक ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये अगर इनको मैं कहूँ ना सिग्मा N, इनको सबको जोड़ते जोड़ते जाएं तो हम इतना इसमें अपने आप को सिक्योर कर लेंगे कि हम इससे काफ़ी अपना बचाव कर सकते हैं। सर DRDO में तो इस तरह की चीज़ें हो गई, लेकिन क्या सरकार के साथ मिलकर इस तरह का कोई बाकी कंपनियां, बाकी ऑफिस, बाकी दफ्तर ये भी इस तरह से सैनिटाइज करने के लिए तरह तरह की चीज़ें अपनाएं, क्योंकि भविष्य तो इसी तरह का दिखता है, उसके लिए क्या लगता है आपको? देखिए मैडम, ये जो चीज़ मैं DRDO भवन के लिए बता रहा हूँ, ये हमने कहीं किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया है, और वो इंडस्ट्री फ्री है जी। वो किसी को उससे लेना हो। और इस मामले में जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ थी, पिछले दिनों में DRDO ने फैसला लिया कि हम किसी से कोई ये अपनी जितनी भी हमारे पेटेंट्स हैं वो सब ओपन कर दिए हैं हमने, और कोई भी जो चीज़ जो सरकारी या फ़ौज के लिए इस्तेमाल होगी उसमें हम कोई TOT फीस भी नहीं लेते हैं। तो ये अवेलेबल हैं, अगर कोई पब्लिक में या कोई इंडस्ट्री इसको चाहे तो वो इसको ले और वो आगे इसको बनाए और अपना बेचे या कहीं भी इसको मुहैया कराए। सर अब जैसे ही लोग सड़कों पर आएंगे, बाज़ार खुलेंगे, बाहर लोग निकलने लगेंगे, एक दुनिया बड़ी अलग सी नज़र आने लगेगी, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, साथ में लेकर के घूमेंगे, ऑफिस जब जाएंगे तो वहाँ पर भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होगा। बाकी जो डिवाइस तैयार हुई हैं, प्रोडक्ट्स जो तैयार हुए हैं उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। क्या किस तरह से देखते हैं अब इस बदले हुए परिदृश्य को आप? देखिए मैडम, ये तो पक्का है कि आने वाला वक्त एक अलग सा होगा, शायद ये कुछ दिन चलेगा, एंड देयर वुड बी न्यू नॉर्मल्स। अब जैसे मास्क है, अब मास्क में बिकम ए पार्ट ऑफ माय डेली गियर, ये शायद मुझे रोज़ मास्क लगाना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में मास्क भी बड़े रंग बिरंगे आ जाएं, बड़े डिज़ाइनर मास्क आ जाएं, और हमें आदत डालनी पड़ेगी कि मास्क हम पहने, उसको सही ढंग से पहने। मतलब अभी मैंने देखा है कि ये भी एक हमारे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हम मास्क को सही ढंग से पहने, उसको जब उतारें उसका एक तरीका है, उस से उतारें और उसको रखें, क्योंकि मास्क को अगर हम सही ढंग से ना पहनेंगे ना उतारेंगे तो जितना हम उससे सुरक्षा
की उम्मीद करते हैं, शायद वो बेमानी सी हो जाएगी। मतलब वी मे डिफीट द पर्पस ऑफ वियरिंग द मास्क। तो ये है कि मास्क शायद हमारा एक न्यू नॉर्मल निकल के आएगा, और बार बार हाथों को धोना भी एक नया नॉर्मल हो जाएगा, या हाथों को सैनिटाइज़ करना किसी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से, ये भी एक हो सकता है नया नॉर्मल हो जाए। तो और जब हम एक सामाजिक दूरी भी एक नया नॉर्मल हो जाए, शायद हाथ मिलाना या जो इस तरह के हमारा एक दूसरे का अभिनंदन करने का तरीका था वो अब शायद ना रहे, मतलब दूर से नमस्कार करना हमारा एक नया नॉर्मल हो जाए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मे बी द न्यू नॉर्मल। Nothing wrong in this, but we have to learn, we have to adapt, or we should start learning to live with such things. जी सर, बॉडी सैनिटाइजेशन टनल की इस वक्त काफ़ी चर्चा है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या वाकई में अगर टनल्स लग जाएं ऑफिसों में या बाकी कार्यालयों में, दफ्तरों में, या जहां पर भी लोगों का आना जाना है, तो उसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये कारगर होगा? जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये जो टनल है, ये कंसेप्ट ख़राब नहीं है। ये एक चीज़ है जो कि एक लेयर है फॉर दी सैनिटाइजेशन, मतलब एक प्रोटेक्शन के लिए लेयर हो सकता है। इसमें जो प्रश्न चिन्ह है वो है कि आप कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट, और उसको आप किस मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका जो क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है कहीं नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो टॉक्सिक होती है, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन विच डिटरमिन्स द टॉक्सिसिटी। तो इस पे हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और हमारा मानना है कि HOCl जो है, हम उसको 50 से 100 ppm में लें और तकरीबन 15 सेकंड तक रखें, तो हम 3 लॉग रिड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया को। मैं बैक्टीरिया कह रहा हूँ, जैसे होना चाहिए वायरस, क्योंकि उसका हम इसको एज ए प्रॉक्सी मार्कर लेके चलें। तो ये बेशक उसको डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन नहीं कर रहा है। मैं एक लेमैन की लिए बताऊं, अगर माना मेरे ऊपर 1000 कीटाणु थे, अगर मैं 1000 में से उसको रिड्यूस करके 10 कर देता हूं, तो मैंने कुछ एक सर्टेन लेवल का प्रोटेक्शन आपको प्रदान किया है। और जब मैं ये प्रदान कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है उसका। तो हमने जब इस HOCl को इसमें यूज़ किया, तो हम खुली आँखों से भी उस टनल में जाते हैं और उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर इसको और तरह लें, अगर जब मैं डेटॉल लगाता हूँ, कभी मेरा कट जाता है, तो तब मुझे जलन होती है ना थोड़ी देर, लेकिन उसका ये मायने तो नहीं है कि मैं उसको नहीं लगाऊंगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि हम इस पे जाएंगे, हम अवगत कराएंगे इन एजेंसीज़ को, और मेरा ऐसा मानना है कि इसको लगाया जाना चाहिए। पर क्या क्वालिटी है केमिकल की, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उस केमिकल का, क्योंकि वो भी एक बड़ा है। क्या डायमेंशंस होनी चाहिए टनल की, और उस डायमेंशंस में जो मिस्ट साइज़ है या वेपर है वो किस तरह का हो, क्या टाइमिंग हो, ये सब चीज़ें ज़रूर स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। ये बिना स्टैंडर्डाइजेशन के नहीं लगना चाहिए, पर जब ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएं तो ये लगाई जानी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये लगाया है, वियतनाम है, टर्की है, जहाँ पे ये कामयाब भी हुआ है। तो ये हमारे देश में इसको देखते हुए, जहाँ इतनी जनसंख्या है, तापमान बढ़ रहा है, अब कल को हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल की OPD है, हमारे रेलवे स्टेशन है, जब कल को जब लॉकडाउन खुलेगा, जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये OPDs खुलेंगी, वहाँ पे इन चीज़ों का नॉट 100% लेकिन 60, 70, 80% अगर एक एडिटिव हो टुवर्ड्स प्रोटेक्शन, तो इस बारे में मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, क्या संदेश इस वक्त आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, इस देश की जनता को, कि किस तरह से वो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अपने आप को सिक्योर करें, प्रिकॉशंस ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि वो अपनी जान बचा सकें, जब तक, कम से कम तब तक जब तक दवा ना आ जाए? बिल्कुल मैडम, देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मैं जो चीज़ मानता हूँ वो है हमें इसकी जानकारी, और उस जानकारी को की रेस्पेक्ट करना। मीन्स वी शुड प्रैक्टिस द प्रिकॉशंस इन दी ट्रू सेंस। चाहे वो हाथ धोने की बात है, चाहे वो सैनिटाइज़र लगाने की बात है, चाहे सामाजिक दूरी की बात है, जो दफ्तर जाते हैं, चाहे हमारे को फाइल हैंडलिंग की बात है, चाहे हमारे को डोर ओपनिंग की बात है, या जो पब्लिक प्लेस में जब हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारा जो प्रिकॉशंस हैं, जो कंडक्ट है, उसकी बात है। उन सब चीज़ों को हम ध्यान दें, उस चीज़ को हम लेट्स मेक इट ए वे ऑफ आवर डेली लाइफ, वे ऑफ आवर थिंकिंग। और अगर हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं और हम इन प्रिकॉशंस को करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसको हरा पाएंगे। और अभी तक के जो भारत सरकार के प्रयत्न हैं, जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, वो अनपैरेलल हैं एंड अप्रिशिएबल हैं। मतलब अब देखें, जितनी हमारी पॉपुलेशन थी, जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उस हिसाब से वी हैव डन एक्सीडिंगली वेल। हमने बहुत ही अच्छा किया है और जो भी सरकार के दिशा निर्देश इसमें रहे हैं, चाहे लॉकडाउन का रहा है, चाहे कोई रहा है, उसको पब्लिक ने बहुत अच्छी तरह माना है, उसकी कदर की है। जैसे जैसे जो सरकार के दिशा निर्देश हों उन्हें मानते जाएं, प्रिकॉशंस लेते जाएं। प्रिकॉशंस लेने में जिसमें चाहे मास्क पहनना, उसमें हमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि मैं मास्क क्यों पहनूँ। कई बार लगता है मास्क क्यों, लेकिन हम पहने। अब आप कहेंगे मैंने भी नहीं पहना है क्योंकि मैं आपसे भी दूर हूँ, अन्यथा मैं अपने दफ्तर में कभी भी जाता हूँ मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ और मैं इन सब प्रिकॉशंस को बहुत ध्यान से करता हूँ। और मैं पिछले हर रोज़ दफ्तर जा रहा हूँ और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं अपनी पूरी प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। मैं सब दर्शकों से यही कहूँगा कि प्रिकॉशंस लें और उसमें कहीं ना शर्माने की ज़रूरत है, ना झेंपने की ज़रूरत है। प्रिकॉशंस लें और सब वैज्ञानिक लोग दुनिया भर के, हिंदुस्तान के बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसका वैक्सीन भी आ जाएगा, इसकी दवाई भी आ जाएगी और हमारे डॉक्टर्स भी उन चीज़ों का पूरा अच्छी तरह इस्तेमाल करके और हम सबको सुरक्षित करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे DRDO के DG लाइफ साइंस डॉक्टर AK सिंह, जिन्होंने बताया कि कोविड-19 से जंग लड़ने के लिए भारत देश किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से अपनी लैब में परीक्षण कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, हर मोर्चे पर डटा हुआ है और किस तरह से प्रोडक्ट्स तैयार करके लोगों की जान बचाने का ध्येय लेकर आगे चल रहा है। अपने मोटो के साथ, अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए भारत सरकार के साथ मिलकर DRDO अनुसंधान कर रहा है। ये वही DRDO है जिसने कई मिसाइलें इस देश को दी है अनुसंधान करके, और अब देश की जनता की जान बचाने के लिए कई सारे पेटेंट खोल दिए हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए, ताकि कैसे भी करके वो इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तैयार करें और जनता की जान बचा सके। लोकसभा टेलीविज़न में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।